वेलकम टू द फनल इफेक्ट। आज हम रिएक्ट की दुनिया में चल रहे एक अहम डेवलपमेंट पर बात करेंगे। ये है रेंडर टू पाइपेबल स्ट्रीम एपीआई। हाँ, ये खास तौर पर Node.js पर जो एप्लीकेशंस चलती हैं, उनमें सर्वर साइड रेंडरिंग मतलब एसएसआर को बेहतर बनाने का एक नया तरीका है। और हमारी आज की बातचीत का आधार है रिएक्ट के ऑफिशियल दस्तावेज। उन्हीं से हमने इनसाइट्स लिए हैं। तो आज का मिशन ये समझना कि ये एपीआई काम कैसे करता है, क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट है और वेब परफॉर्मेंस और यूजर एक्सपीरियंस को ये कैसे सुधार सकता है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। तो रेंडर टू पाइपेबल स्ट्रीम बेसिकली ये एक एपीआई है रिएक्ट में। इसका काम है आपके रिएक्ट कंपोनेंट्स को लेना और उन्हें HTML में बदलना Node.js की स्ट्रीमिंग कैपेबिलिटीज का इस्तेमाल करके। और ये बात ध्यान रखने वाली है, ये एपीआई स्पेसिफिकली Node.js एनवायरनमेंट्स के लिए ही बना है। अच्छा, हाँ, अगर कोई डीनो या क्लाउडफ्लेयर वर्कर्स जैसे मॉडर्न एज रन टाइम्स यूज कर रहा है, जहां वेब स्ट्रीम्स एपीआई होता है, तो उनके लिए रिएक्ट का दूसरा एपीआई है रेंडर टू रीडेबल स्ट्रीम। वो ज्यादा सूटेबल रहेगा। ओके, तो ये Node.js पर सर्वर रेंडर्ड एप्स के लिए है। मतलब ये सर्वर पर HTML बनाकर क्लाइंट को भेजता है। पर स्ट्रीम करने का मतलब क्या है यहाँ? ये नॉर्मल एसएसआर से अलग कैसे हुआ? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, ट्रेडिशनल एसएसआर में क्या होता है, सर्वर पहले पूरा HTML डॉक्यूमेंट तैयार करता है, पूरा का पूरा, और फिर उसे क्लाइंट को भेजता है। अब अगर पेज कॉम्प्लेक्स है या डेटा लाने में टाइम लग रहा है, तो यूजर को पहला बाइट मिलने में ही देर हो जाती है। हाँ, वो TTFB टाइम टू फर्स्ट बाइट बढ़ जाता है। एग्जैक्टली। स्ट्रीमिंग अप्रोच अलग है। रेंडर टू पाइपेबल स्ट्रीम जैसे ही HTML का कुछ हिस्सा तैयार होता है, उसे भेजना शुरू कर देता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई वीडियो स्ट्रीम हो रही हो, पूरी वीडियो डाउनलोड होने का इंतजार नहीं करते ना। सही, वो प्ले होना शुरू हो जाती है जैसे जैसे डेटा आता है। ये वैसा ही है HTML के लिए। समझ गई। तो यूजर को कंटेंट जल्दी दिखना शुरू हो जाता है, चाहे बैकग्राउंड में पेज अभी रेंडर हो ही रहा हो। इसे इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं? क्या ये बस रेंडर टू पाइपेबल स्ट्रीम फंक्शन को कॉल करना है अपने रूट रिएक्ट कंपोनेंट के साथ? इतना सिंपल है? हाँ, मतलब कोर आइडिया तो यही है। आप रेंडर टू पाइपेबल स्ट्रीम कॉल करते हैं, पहला आर्ग्यूमेंट आपका रूट कंपोनेंट जैसे app.js। लेकिन एक जरूरी डिटेल है यहाँ, ये रूट कंपोनेंट सिर्फ आपके ऐप का कोर हिस्सा नहीं होना चाहिए, बल्कि इसे पूरा HTML डॉक्यूमेंट रेंडर करना चाहिए। मतलब HTML, हेड और बॉडी टैग सब कुछ। पूरा डॉक्यूमेंट? क्यों? ये इंश्योर करता है कि सर्वर से जो भेजा जा रहा है वो एक वैलिड कंप्लीट HTML स्ट्रक्चर हो। इसके साथ आप एक ऑप्शंस ऑब्जेक्ट भी पास करते हैं। इसमें कई यूजफुल कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं। दो सबसे आम है बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट्स और ऑन शेल रेडी। ओके। अच्छा, बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट्स एक अरे है। इसमें आपकी क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट फाइल्स के URLs होते हैं। ये वो फाइल्स हैं जो ब्राउजर में लोड होकर ऐप को इंटरैक्टिव बनाती हैं, खासकर वो फाइल जिसमें हाइड्रेट रूट कॉल होता है। अच्छा, और ऑन शेल रेडी? ऑन शेल रेडी एक कॉलबैक फंक्शन है। ये तब चलता है जब आपकी एप्लीकेशन का इनिशियल शेल रेंडर हो जाता है। शेल क्या है, इस पर हम अभी आते हैं। इसी कॉलबैक के अंदर आप रिस्पॉन्स हेडर सेट करते हैं, जैसे स्टेटस कोड 200, और फिर स्ट्रीम को क्लाइंट रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट में पाइप करते हैं। पाइप? अच्छा, मतलब स्ट्रीम शुरू करने के लिए? हाँ, बिल्कुल, स्ट्रीम को क्लाइंट रिस्पॉन्स में भेजने के लिए। इससे HTML क्लाइंट तक जाना शुरू हो जाता है। आपने हाइड्रेट रूट का जिक्र किया। सर्वर रेंडरिंग तो HTML भेज देता है, स्टैटिक HTML। तो फिर क्लाइंट साइड पर हाइड्रेट रूट की क्या भूमिका है? इसके बिना काम क्यों नहीं चलता? बेहतरीन सवाल है ये। सर्वर से जो HTML आता है वो स्टैटिक होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। उसमें स्ट्रक्चर और कंटेंट तो है, लेकिन बिहेवियर नहीं। मतलब इवेंट लिसनर्स नहीं है, जैसे बटन क्लिक्स या स्टेट मैनेजमेंट लॉजिक नहीं है। हाइड्रेट रूट का काम है क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करके इस स्टैटिक HTML स्ट्रक्चर को जीवित करना, मतलब उसे इंटरैक्टिव बनाना। अच्छा। ये सर्वर रेंडर्ड मार्कअप के ऊपर रिएक्ट कंपोनेंट ट्री को अटैच करता है, इवेंट लिसनर्स लगाता है और एप्लीकेशन को फुल्ली इंटरैक्टिव बनाता है। बिना हाइड्रेशन के यूजर को UI दिखेगा तो सही, पर वो किसी बटन क्लिक या फॉर्म सबमिशन पर रिएक्ट नहीं करेगा, बस स्टैटिक पेज रहेगा। ठीक है, तो हाइड्रेशन उसे इंटरैक्टिव बनाता है। गॉट इट। अब वापस स्ट्रीमिंग पर आते हैं। आपने कहा HTML जैसे बनता है वैसे भेजा जाता है। यूजर एक्सपीरियंस पर इसका क्या असर है और इसमें रिएक्ट का सस्पेंस कंपोनेंट कैसे मदद करता है? यहाँ चीजें इंटरेस्टिंग होती लगती हैं।
बिल्कुल। स्ट्रीमिंग का असली जादू सस्पेंस के साथ ही दिखता है। सोचिए, आपके पेज का कोई हिस्सा है, जैसे यूजर कमेंट्स का सेक्शन या प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस, जो डेटा फेच करने में ज्यादा समय लेता है। हाँ, अक्सर होता है ऐसा। ट्रेडिशनल एसएसआर में पूरा पेज तब तक नहीं दिखेगा जब तक वो स्लो डेटा फेच कंप्लीट नहीं हो जाता। यूजर इंतजार करता रहता है। लेकिन रेंडर टू पाइपेबल स्ट्रीम और सस्पेंस के साथ आप उस स्लो कंपोनेंट को सस्पेंस बाउंड्री में रैप कर सकते हैं और साथ में एक फॉलबैक प्रॉप दे सकते हैं। फॉलबैक कुछ भी हो सकता है, लोडिंग स्पिनर या स्केलेटन यूआई। स्केलेटन यूआई मतलब वो ग्रे बॉक्सेस जैसा लेआउट। हाँ हाँ, बिल्कुल। अब जब रिएक्ट रेंडर करते हुए इस सस्पेंस बाउंड्री तक पहुंचता है, वो डेटा का इंतजार नहीं करता। वो तुरंत फॉलबैक यूआई को एचटीएमएल स्ट्रीम में भेज देता है। अच्छा। पर सर्वर पर बैकग्राउंड में डेटा फेचिंग चलती रहती है। जैसे ही डेटा तैयार होता है, रिएक्ट बचा हुआ एचटीएमएल, मतलब एक्चुअल कंटेंट वाला एचटीएमएल, और साथ में एक छोटा इनलाइन स्क्रिप्ट टैग स्ट्रीम में भेजता है। इनलाइन स्क्रिप्ट। हाँ, ये स्क्रिप्ट क्लाइंट पर एग्जीक्यूट होकर फॉलबैक यूआई को एक्चुअल कंटेंट से रिप्लेस कर देती है, डायनामिकली। वाओ, बिना पेज रिफ्रेश के। एग्जैक्टली, बिना रिफ्रेश के। उदाहरण के लिए मान लीजिए एक प्रोफाइल पेज है, उसमें प्रोफाइल कवर, साइड बार और पोस्ट सेक्शन है, और मान लीजिए पोस्ट फेच होने में 2 सेकंड लगते हैं। हम पोस्ट को सस्पेंस फॉलबैक इक्वल टू पोस्ट स्केलेटन में रैप कर सकते हैं। ठीक है। अब सर्वर पहले कवर और साइड बार का एचटीएमएल भेजेगा, साथ में पोस्ट की जगह पोस्ट स्केलेटन का एचटीएमएल। यूजर को पेज का लेआउट तुरंत दिख जाएगा, खाली स्क्रीन नहीं। राइट। 2 सेकंड बाद पोस्ट का एक्चुअल एचटीएमएल और वो रिप्लेसमेंट स्क्रिप्ट स्ट्रीम में आएगी और क्लाइंट पर पोस्ट स्केलेटन की जगह एक्चुअल पोस्ट दिखने लगेंगे। आप चाहें तो नेस्टेड सस्पेंस बाउंड्रीज भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए साइड बार के अंदर भी कोई स्लो कंपोनेंट है, तो उसे भी सस्पेंस में रैप कर सकते हैं। लोडिंग और भी ग्रैन्युलर हो जाएगी। ये तो कमाल है। इसका मतलब यूजर को वो ब्लैंक वाइट स्क्रीन या बड़ा सा लोडिंग स्पिनर नहीं देखना पड़ता। उन्हें पेज का स्ट्रक्चर लगभग तुरंत मिल जाता है और कंटेंट जैसे जैसे तैयार होता है वैसे वैसे आता जाता है। इससे एप्लीकेशन बहुत रिस्पॉन्सिव महसूस होती होगी। हाँ, परसीव्ड परफॉर्मेंस पर इसका बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है। यूजर को लगता है सब कुछ बहुत फास्ट है, लेकिन एक टेक्निकल डिटेल है जो ध्यान में रखनी जरूरी है। सस्पेंस सर्वर साइड पर डेटा फेचिंग के साथ तभी काम करता है जब डेटा फेचिंग सस्पेंस एनेबल्ड हो। सस्पेंस एनेबल्ड, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि या तो आप रिले या नेक्स्ट.js जैसे इंटीग्रेटेड फ्रेमवर्क्स का इस्तेमाल कर रहे हों जो उसे हैंडल करते हैं, या कंपोनेंट कोड स्प्लिटिंग के लिए react.lazy का इस्तेमाल कर रहे हों, या फिर एक्सपेरिमेंटल यूज हुक का प्रोमिसेस के साथ। अच्छा। अगर आप डेटा फेचिंग इवेंट हैंडलर या यूज इफेक्ट में कर रहे हैं तो सर्वर पर सस्पेंस उसे ऑटोमेटिकली हैंडल नहीं करेगा। वो क्लाइंट साइड डेटा फेचिंग ही मानी जाएगी। ओके, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए अब उस शेल कॉन्सेप्ट को समझते हैं जिसका जिक्र ऑन शेल रेडी कॉलबैक के साथ हुआ था। शेल क्या है? शेल आपकी एप्लीकेशन का वो हिस्सा है जो किसी भी सस्पेंस बाउंड्री के बाहर होता है। हमारे प्रोफाइल पेज वाले उदाहरण में अगर प्रोफाइल लेआउट कंपोनेंट और प्रोफाइल कवर कंपोनेंट किसी सस्पेंस में रैप्ड नहीं थे तो वो शेल का हिस्सा है। ये वो मिनिमम यूआई है जो यूजर को सबसे पहले दिखता है, जिसमें स्लो कंटेंट एरियाज के लिए फॉलबैक्स जैसे पोस्ट स्केलेटन शामिल हो सकते हैं। तो ये सलाह दी जाती है कि शेल को मिनिमल रखें लेकिन इतना फंक्शनल कि यूजर को पेज लेआउट का अंदाजा हो जाए, मतलब एकदम खाली स्क्रीन ना दिखे। बिल्कुल सही। शेल को ऐप स्केलेटन की तरह सोचिए। ये यूजर को इनिशियल लोडिंग स्टेट दिखाता है। ऑन शेल रेडी कॉलबैक इसीलिए महत्वपूर्ण है। ये तब फायर होता है जब ये पूरा शेल रेंडर हो जाता है। ये सिग्नल है कि अब इनिशियल एचटीएमएल भेजना सेफ है। इसीलिए यहीं पर हम स्टेटस को 200 सेट करके पाइप रिस्पॉन्स कॉल करते हैं। ओके। एक और प्रैक्टिकल चीज जो डेवलपमेंट में आती है वो है एसेट्स, सीएसएस और जावास्क्रिप्ट फाइल्स। बिल्ड प्रोसेस के बाद इनके फाइल नेम्स में हैश जुड़ जाता है, जैसे styles.css बन गया styles.123456.css। इन्हें कोड में हार्ड कोड तो कर नहीं सकते। इसे रेंडर टू पाइपेबल स्ट्रीम के साथ कैसे मैनेज करते हैं? हाँ, ये एक कॉमन चैलेंज है। स्टैंडर्ड अप्रोच ये है कि आप अपने बिल्ड टूल जैसे वेबपैक या वाइट से एक मैनिफेस्ट फाइल जनरेट करवाते हैं। इस फाइल में ओरिजिनल एसेट नेम्स और उनके हैश्ड फाइल नेम्स की मैपिंग होती है। इसे हम एसेट मैप कह सकते हैं। अच्छा, एक जेसन फाइल जैसा। हाँ बिल्कुल। सर्वर पर आप इस एसेट मैप को रीड करते हैं, फिर इसे अपने रूट रिएक्ट कंपोनेंट ऐप को प्रॉप के तौर पर पास करते हैं।
कंपोनेंट के अंदर आप इस मैप का इस्तेमाल करके सही हैश्ड पाथ रेंडर कर सकते हैं, जैसे लिंक रेल स्टाइल शीट href props.assetmap styles.css। ओके। यही एसेट मैप आपको रेंडर टू पाइपेबल स्ट्रीम के बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट्स ऑप्शन में भी इस्तेमाल करना होता है, ताकि सही हैश्ड जावास्क्रिप्ट फाइल का URL इंक्लूड हो, bootstrapscripts.assetmap.main.js। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। क्लाइंट साइड हाइड्रेशन के लिए भी इसी एसेट मैप की जरूरत पड़ेगी। क्यों? वरना सर्वर और क्लाइंट के रेंडर आउटपुट में मिसमैच हो सकता है और हाइड्रेशन एरर्स आ सकते हैं। हाँ, वो हाइड्रेशन मिसमैच एरर्स देखे हैं मैंने। एग्जैक्टली। तो इस मैप को क्लाइंट तक पहुंचाने का एक तरीका है बूटस्ट्रैप स्क्रिप्ट कंटेंट ऑप्शन का इस्तेमाल करना। हाँ। इसमें आप एक इनलाइन स्क्रिप्ट डाल सकते हैं जो सर्वर साइड एसेट मैप को json.stringify करके window.assetmap जैसे ग्लोबल जावास्क्रिप्ट वेरिएबल में सेट कर दे। अच्छा, स्क्रिप्ट टैग में ही डेटा भेज दिया। हाँ, फिर क्लाइंट साइड एंट्री पॉइंट में हाइड्रेट रूट कॉल करने से पहले आप window.assetmap को रीड करते हैं और उसे अपने ऐप कंपोनेंट में प्रॉप के तौर पर पास कर देते हैं। हाइड्रेट रूट डॉक्यूमेंट ऐप एसेट मैप इक्वल्स window.assetmap। ऐसे सर्वर और क्लाइंट दोनों के पास एसेट पाथ्स की कंसिस्टेंट इंफॉर्मेशन होती है, मिसमैच नहीं होता। ये एसेट हैंडलिंग का तरीका समझ आ गया, काफी क्लेवर है। अब बात करते हैं एक और क्रिटिकल एस्पेक्ट की, एरर हैंडलिंग। सर्वर पर रेंडरिंग के दौरान एरर्स आ सकते हैं। रेंडर टू पाइपेबल स्ट्रीम इन्हें कैसे हैंडल करता है ताकि एप्लीकेशन क्रैश ना हो या यूजर को ब्रोकन पेज ना दिखे? एरर हैंडलिंग इसमें काफी थॉटफुली डिजाइन की गई है, मतलब काफी सोच समझकर बनाया गया है। एक सेंट्रल ऑन एरर कॉल बैक है। सर्वर पर रेंडरिंग के दौरान कोई भी एरर आता है, चाहे वो रिकवरेबल हो या फेटल, ये कॉल बैक ट्रिगर होता है। बाय डिफॉल्ट ये सिर्फ console.error करता है। आप इसे ओवरराइड करके एरर रिपोर्टिंग सर्विसेज जैसे सेंट्री वगैरह को डेटा भेज सकते हैं लॉगिंग के लिए। हाँ, पर ओरिजिनल console.error को कॉल करना फिर भी गुड प्रैक्टिस है डीबगिंग के लिए। अब एरर्स की दो मेन कैटेगरीज हैं और उन्हें अलग तरह से हैंडल किया जाता है, शेल एरर्स और नॉन शेल एरर्स। शेल एरर्स मतलब? अगर एरर एप्लीकेशन शेल को रेंडर करते समय आता है, यानी उन कंपोनेंट्स में जो किसी सस्पेंस के बाहर हैं, ये फेटल है। रिएक्ट कोई मीनिंगफुल HTML नहीं भेज सकता क्योंकि इनिशियल स्ट्रक्चर ही फेल हो गया। तो क्या होता है? इस केस में ऑन शेल एरर कॉलबैक फायर होता है। यहां आपकी जिम्मेदारी है कि आप क्लाइंट को एक फॉलबैक HTML रिस्पॉन्स भेजें। ये एक स्टैटिक समथिंग वेंट रॉन्ग पेज हो सकता है या एक मिनिमल HTML जो क्लाइंट साइड रेंडरिंग बूटस्ट्रैप करे। और क्रूशली इसी कॉलबैक में आपको रिस्पॉन्स का स्टेटस कोड 500 इंटरनल सर्वर एरर सेट करना चाहिए। ओके। और जब ऑन शेल एरर फायर होता है तो ऑन शेल रेडी नहीं होता होगा? नहीं, ऑन शेल रेडी ऑन ऑलरेडी फायर नहीं होंगे। दूसरी सिचुएशन है जब एरर शेल के बाहर आता है, मतलब किसी सस्पेंस बाउंड्री के अंदर रेंडर हो रहे कंपोनेंट में, जैसे हमारे पोस्ट्स वाले उदाहरण में। इसे नॉन फेटल माना जाता है। नॉन फेटल मतलब ऐप क्रैश नहीं होगी? नहीं, इस केस में रिएक्ट हार नहीं मानता। वो स्ट्रीम में उस कंपोनेंट के लिए सबसे करीबी सस्पेंस बाउंड्री का फॉलबैक UI भेज देता है, जैसे पोस्ट स्केलेटन। सर्वर पर उस स्पेसिफिक कंपोनेंट पोस्ट्स का रेंडरिंग रुक जाता है, लेकिन बाकी पेज का स्ट्रीमिंग जारी रहता है। अच्छा। फिर जब क्लाइंट साइड जावास्क्रिप्ट लोड होता है, रिएक्ट क्लाइंट पर पोस्ट्स को रेंडर करने की दोबारा कोशिश करता है। रीट्राई क्लाइंट पर। सर्वर वाला एरर क्लाइंट पर कैसे रीट्राई होता है? वो जावास्क्रिप्ट बंडल के थ्रू। जब क्लाइंट साइड कोड चलता है और उसे पता चलता है कि सर्वर से ये हिस्सा नहीं आया, वो उसे रेंडर करने की कोशिश करता है। अगर क्लाइंट पर रीट्राई सफल हो जाता है, मान लीजिए सर्वर पर टेम्पररी नेटवर्क ग्लिच था लेकिन क्लाइंट से API कॉल सक्सेसफुल रही, तो यूजर को लोडिंग फॉलबैक की जगह एक्चुअल कंटेंट दिख जाता है। उन्हें पता भी नहीं चलता कि सर्वर पर कोई दिक्कत हुई थी। वाओ। हाँ, सर्वर पर ऑन एरर फायर होगा लॉगिंग के लिए और क्लाइंट पर ऑन रिकवरेबल एरर फायर होगा। अगर क्लाइंट पर रीट्राई भी फेल हो जाता है, तब क्लाइंट साइड पर एरर थ्रो होता है, जिसे फिर आपके क्लाइंट एप्लीकेशन में लगे एरर बाउंड्री कंपोनेंट को हैंडल करना होता है। ये रिकवरी मैकेनिज्म काफी स्मार्ट है। अच्छा, स्टेटस कोड के बारे में एक बात और। आपने कहा स्ट्रीमिंग शुरू होने के बाद आप इसे बदल नहीं सकते। शेल एरर के लिए ऑन शेल एरर में 500 सेट करना है और सक्सेसफुल शेल के लिए ऑन शेल रेडी में 200। लेकिन उस नॉन शेल एरर वाले केस में क्या होगा? ऑन शेल रेडी तो फायर होगा क्योंकि शेल ठीक था। स्टेटस कोड क्या होना चाहिए, 200 या 500? ये एक ट्रिकी सिनारियो है, बिल्कुल।
क्योंकि नॉन शेल एरर आने के बाद भी शेल सक्सेसफुली रेंडर हो सकता है और ऑन शेल रेडी कॉल हो सकता है। आप सीधे 200 सेट में ही करना चाहेंगे अगर आपको पता है कि अंदर कुछ फेल हुआ है। सही बात है। एक कॉमन पैटर्न ये है कि आप ऑन एरर कॉल बैक में एक फ्लैग सेट करें, जैसे बाहर एक वेरिएबल लेट डिड एरर इक्वल्स फॉल्स रखें और ऑन एरर में डिड एरर इक्वल्स ट्रू कर दें। फिर ऑन शेल रेडी के अंदर आप स्ट्रीम पाइप करने से पहले इस फ्लैग को चेक करें, response.status code equals did error.500.200। अच्छा, तो ऑन शेल रेडी में डिसाइड करें। हाँ, ये तरीका इनिशियल रेंडर के दौरान हुए नॉन शेल एरर्स को पकड़ लेगा। आप चाहें तो इसे और रिफाइन कर सकते हैं कस्टम एरर क्लासेस बनाकर, जैसे नॉट फाउंड एरर, जो एरर को एक्सटेंड करे। और फिर ऑन एरर, ऑन शेल रेडी, ऑन शेल एरर कॉलबैक्स में इंस्टेंस ऑफ चेक करके स्पेसिफिक स्टेटस कोड सेट कर सकते हैं। जैसे अगर ऑन एरर में नॉट फाउंड एरर डिटेक्ट होता है तो आप ऑन शेल रेडी में 404 सेट कर सकते हैं, वरना 500 या 200। एरर हैंडलिंग की ये डिटेल्स काफी महत्वपूर्ण हैं रोबस्ट एप्लीकेशंस बनाने के लिए। डेफिनेटली। एक और सिनेरियो दिमाग में आ रहा है, सर्च इंजन क्रॉलर्स और स्टैटिक साइट जनरेटर्स जैसे गूगल बॉट स्ट्रीमिंग यूजर एक्सपीरियंस के लिए बढ़िया है, पर क्या क्रॉलर्स को ये पसंद आता है या उन्हें पूरा फाइनल HTML चाहिए होता है इंडेक्सिंग के लिए? ये बिल्कुल वैलिड कंसर्न है। क्रॉलर्स और बिल्ड टाइम स्टैटिक जनरेशन टूल्स अक्सर फाइनल HTML कंटेंट चाहते हैं। उन्हें डायनामिकली लोड होने वाला UI जिसमें फॉलबैक्स हों वो शायद ठीक से प्रोसेस ना कर पाए। तो इसका क्या सोल्यूशन है? इसके लिए रेंडर टू पाइपेबल स्ट्रीम एक और कॉलबैक देता है, ऑन ऑलरेडी। ऑन ऑलरेडी कॉलबैक तब फायर होता है जब सब कुछ रेंडर हो चुका हो, मतलब शेल भी और सभी सस्पेंस बाउंड्रीज के अंदर का कंटेंट भी। रिजॉल्व मतलब या तो डेटा लोड होके कंटेंट रेंडर हो गया हो या उनमें एरर आ चुका हो और फॉलबैक रेंडर हो गया हो, मतलब फाइनल स्टेट में पहुंच गया हो। तो अगर आपको लगता है कि रिक्वेस्ट किसी क्रॉलर से आ रही है, आप यूजर एजेंट स्निफिंग जैसी टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, डिटेक्ट करें कि यूजर है या बॉट। हाँ, या आप स्टैटिक साइट जनरेशन कर रहे हैं तो आप पाइप रिस्पॉन्स कॉल ऑन शेल रेडी के बजाय ऑन ऑलरेडी कॉल बैक के अंदर कर सकते हैं। इससे ये इंश्योर होगा कि रिस्पॉन्स में फाइनल कंप्लीट HTML भेजा जाए, नो फॉलबैक्स, ओनली फाइनल कंटेंट। लेकिन इसका ट्रेड ऑफ ये होगा कि क्रॉलर को रिस्पॉन्स मिलने में ज्यादा देर लगेगी क्योंकि उसे सारे स्लो डेटा फैचेस के कंप्लीट होने का इंतजार करना पड़ेगा। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये परफॉर्मेंस और कंटेंट कंप्लीटनेस के बीच का ट्रेड ऑफ है। यूजर्स के लिए आप ऑन शेल रेडी से स्ट्रीम करना चाहेंगे ताकि उन्हें तेज फीडबैक मिले। क्रॉलर्स के लिए आप ऑन ऑलरेडी का इंतजार कर सकते हैं ताकि उन्हें इंडेक्स करने के लिए पूरा कंटेंट मिले। आपको अपनी एप्लीकेशन की नीड्स के हिसाब से ये डिसीजन लेना होगा। एक और कैपेबिलिटी है सर्वर रेंडरिंग प्रोसेस को अबॉर्ट करने की। अबॉर्ट मतलब रोकना? हाँ, रेंडर टू पाइपेबल स्ट्रीम जो ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है उस पर एक अबॉर्ट मेथड होता है। आप इसे कॉल कर सकते हैं शायद एक टाइम आउट के बाद, अगर रेंडरिंग बहुत ज्यादा समय ले रहा हो। मान लीजिए 10 सेकंड का टाइम आउट लगाया, तो अबॉर्ट करने से क्या होगा? अबॉर्ट कॉल करने पर रिएक्ट जो भी कंटेंट अब तक रेंडर नहीं हुआ है उसके लिए लोडिंग फॉलबैक्स को HTML में फ्लश कर देगा और स्ट्रीम को एंड कर देगा। क्लाइंट साइड पर रिएक्ट फिर बचे हुए कंटेंट को रेंडर करने की कोशिश करेगा, जैसे नॉन शेल एरर में करता है। ये सर्वर रिसोर्सेज को फ्री करने का तरीका है अगर कोई रिक्वेस्ट अटक गई हो। ठीक है, हमने काफी कुछ कवर कर लिया आज। तो अगर हम इसे समराइज करें, रेंडर टू पाइपेबल स्ट्रीम Node.js एनवायरनमेंट में रिएक्ट एप्लीकेशंस के लिए सर्वर साइड रेंडरिंग को स्ट्रीम करने का एक पावरफुल तरीका है। सही कहा। इसके मुख्य फायदे हैं, पहला, सस्पेंस के साथ मिलकर ये यूजर को बहुत तेज परसीव्ड लोड टाइम और बेहतर प्रोग्रेसिव लोडिंग एक्सपीरियंस देता है। दूसरा, ऑन ऑलरेडी के जरिए ये क्रॉलर्स और स्टैटिक जनरेशन को भी सपोर्ट करता है, कंप्लीट HTML देकर। और तीसरा, इसमें शेल वर्सेस नॉन शेल एरर्स के लिए काफी फ्लेक्सिबल और रोबस्ट एरर हैंडलिंग मैकेनिज्म्स हैं, साथ ही डायनामिक एसेट मैनेजमेंट का सोल्यूशन भी है। ये वाकई मॉडर्न वेब डेवलपमेंट में परफॉर्मेंस और यूजर एक्सपीरियंस को ऑप्टिमाइज करने के लिए एक अहम टूल लगता है। हाँ बिल्कुल, पर यहाँ एक विचारणीय प्रश्न उठता है, सोचने वाली बात है। स्ट्रीमिंग निश्चित रूप से यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाती है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन ये सर्वर पर लोड और इम्प्लीमेंटेशन की कॉम्प्लेक्सिटी भी बढ़ा सकती है। सेटअप करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। हाँ, ये तो है। तो सवाल ये है कि किसी खास प्रोजेक्ट के लिए सही बैलेंस क्या है? क्या हर एप्लीकेशन या हर पेज के लिए स्ट्रीमिंग ही बेस्ट अप्रोच है? क्या हर डायनामिक हिस्से को स्ट्रीम करना हमेशा वर्थ इट है? या कुछ सिनेरियोज में, जैसे इंटरनल टूल्स या एडमिन डैशबोर्ड्स, वो ऑलरेडी वाला सिंपलर अप्रोच ज्यादा प्रैक्टिकल हो सकता है?
जहां इनिशियल लोड टाइम उतना क्रिटिकल ना हो। इंटरेस्टिंग पॉइंट, मतलब कॉन्टेक्स्ट इज की। एग्जैक्टली ये कॉन्टेक्स्ट पर डिपेंड करेगा कि कौन सा अप्रोच ज्यादा सेंस बनाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द फनल इफेक्ट।